आदाब। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे फिलिस्तीन में जंगबंदी के बाद एक तरफ इसराइल का फिलिस्तीनियों पर हमला तो दूसरी तरफ यहूदी आबादकारों के फिलिस्तीनियों पर हमले। ऐसे में जंगबंदी कहां है? और नाजरीन, 10 अक्टूबर को जंगबंदी पर इत्तेफाक होने के बावजूद गजा भर में इसराइली हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अस्पतालों को 13 लाशें मौसूल हुई और गजा पर इसराइल की जंग नस्लकुशी के सिवा कुछ नहीं है। कतर के अमीर ने जंगबंदी माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हुए कहा। वहीं आज इसराइली फ़ौज और आबादकारों ने मकबूजा मगरबी किनारे में रवां सीज़न में जैतून चुनने वालों पर 158 हमले किए। इन हमलों में मारपीट, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और फायरिंग समेत खिलाफ वर्जियों की एक वसी रेंज शामिल थी। ज़्यादातर वाक़यात नाबलस, रामल्ला और हेब्रोन में पेश आए। दूसरी जानब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकोफ और दामाद जेरेड कुशनर के साथ इसराइल का दौरा कर रहे हैं, जहां गजा को जंगबंदी के बाद के दौर में वापस लाने के लिए एक कमांड सेंटर कायम किया गया। इसमें अमेरिका और उसकी कुछ अफवाज यानी फ़ौजें शामिल होंगी, जिन्हें इसमें मदद के लिए मशरिक़ वस्ता भेजा गया है। वेंस और वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान बुध को होने वाली मुलाकात का मकसद सदर ट्रंप के पैगाम को पहुंचाना है। अमेरिका नहीं चाहता कि मुआहदा टूट जाए। अमेरिकियों को बहुत तशवीश है कि नेतन्याहू मुआहदे से पीछे हट जाएंगे। ट्रंप का कहना है कि 59 मुख्तलिफ इदारे हैं और ममालिक यानी कंट्रीज़ जो जंगबंदी मुआहदे को टूटता हुआ नहीं देखना चाहते। वहीं शिमाली गजा में इमदादी ट्रक नज़र नहीं आ रहे। शिमाल में जैकिम क्रॉसिंग गुज़श्ता 50 दिनों से बंद है और किसी ट्रक को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो जंगबंदी के आगाज़ के बाद से मुबैना तौर पर सिर्फ तिजारती ट्रक यानी बिजनेस ट्रक ही देखे गए हैं, जिनका ताल्लुक कारोबारी मालिकान और ताजिरों से बताया जा रहा है। तो जंगबंदी हुई है तो फिर ये हमले क्यों? और यहूदी आबादकार फ़िलिस्तीनियों पर हमले कर रहे हैं, उनकी अपनी ज़मीन पर जाकर हमले कर रहे हैं, खुद काबिज़ हैं, और इमदाद क्यों नहीं पहुंच रही? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पूरे अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, जो कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, और साथ ही खास मेहमान जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, शिवाजी सरकार जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आलमी उमूर पर आपकी गहरी नज़र रहती है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवाजी सरकार जी, जिस तरह से इसराइल की जंगबंदी माहदे की जो खिलाफ वर्जी हम लगातार देख रहे हैं, 10 अक्टूबर, आज 21 अक्टूबर, क्या इसराइली हमले जंगबंदी से पीछे हटने की कोशिश है? जिस तरह से अक्सर कहा जाता था कि इसराइल कभी भी खिलाफ वर्जी कर सकता है। सही कहा। किसी को भी इस जंगबंदी का जो भी एग्रीमेंट हुआ था जी, उस पर कोई खास विश्वास किसी को नहीं था, खास करके इजराइल। क्योंकि इजराइल जिस तरह से पहले भी फिलिस्तीनियों के साथ व्यवहार करता रहा, वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। और अब जिस तरह से वो लड़ाई लड़ रही है, वो लड़ाई क्या लड़ रही है? एक तरफा बमबारी करते चले जा रही है, अब भी कर रही है। इसका अंदेशा लोगों को पहले से ही था जी। और अब अगर कुछ हो रहा है तो उसमें लोगों को कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि सरप्राइज हो रहा है। लोग जानते थे कि किसी ना किसी तरह से इजराइल ये काम करेगा और वो हो रहा है, लोग यही देख रहे हैं जी। सवाल ये है कि इजराइल का ये जो बिहेवियर है, ये कोई नया नहीं है। यहूदियों का जो ये व्यवहार है, उनका जो सलूक है, वो आज से नहीं, जमाने से है। अगर आप बाइबल पढ़ें और जीसस क्राइस्ट के साथ जो भी कुछ सलूक किया गया, उसको अगर आप देखें, वो किसने किया था? इजराइल के जो एलिट ग्रुप्स हैं, सदूसी और फरीसी, उन्होंने किया था। और जीसस जो थे, आप कह सकते हैं हिंदुस्तानी जुबान में, वो दलितों में से आते जी। वो मछुआरों के साथ थे, बढ़इयों के साथ थे, और जो नीचे के तबके थे, जो कामगर लोग थे, उनके साथ। और जीसस ने जब उनको एक आवाज देने की कोशिश की, तो सदूसी और फरीसी ने, वो खुद इतने काबिल नहीं थे कि कुछ कर पाते, तो उस वक्त जो रोमन गवर्नर थे,
उनके साथ लॉबिंग कर करके जीसस को क्रूसिफाई करने का काम। जी। तो वही बातें जो हैं, अगर आप मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर की पढ़ें जी। तब पाएंगे यूरोप में ये जिस तरह के महाजनी का काम करते थे वो कितने क्रूएल तरीके से करती। और आज भी जो वो कर रहे हैं वो उसी का एक्सटेंशन हमें दिखता है। उनकी फितरत में ही है हिस्सा, उनकी फितरत में है सारी चीजें। जी हाँ। जी जी। ब्रह्मदीप जी, जिस तरह से शिवाजी सरकार कह रहे हैं कि अगर पीछे मुड़कर देखें तो ये इनकी फितरत में शुरू से ही है, लेकिन अभी ज़माना बदल गया है, जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, उसके हिसाब से ममालिक अपनी अपनी जो है चीज़ें तय करते हैं। लेकिन इजराइल का जंगबंदी के बावजूद गरीबों को, गज़ा के भूखे लोगों को इमदाद नहीं पहुँचाना, फिर मारपीट करना, गिरफ्तारियाँ करना, और ख़ुद अब यहूदी भी जो काबिज़ हैं वहाँ गज़ा के लोगों को, फ़लस्तीन के लोगों को मार पीट रहे हैं। क्या क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, जो गजा में जो कुछ हो रहा है वो बहुत अफसोसजनक है और ऐसा होना नहीं चाहिए। खासकर आप हमास से बदला ले रहे हैं या फिलिस्तीन के लोगों से बदला ले रहे हैं। आप हमास को खत्म कर देना चाहते हैं या गजा के लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं? जी। आप समस्या का समाधान कैसा करना चाहते हैं? क्या बच्चे मरते रहे फिलिस्तीन के वैसे समस्या का समाधान होगा, या उनको भूखों मर जाने दे वैसे समस्या का समाधान होगा? तो समस्या बहुत गहरी है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें बहुत समझ से परे होती है। जी। खासकर यह कि यह जो 20 सूत्रीय प्लान जो ट्रंप का जिसको स्वीकार किया गया है वो हमास ने स्वीकार कैसे कर लिया? क्योंकि उसमें बहुत स्पष्ट है कि हमास जो है वो अपने प्रभाव को छोड़ देगा, वो हथियार को डाल देगा। यदि हमास हथियार डाल देगा तो फिर गजा की सिपह सालारी कौन करेगा? क्योंकि गजा में तो बड़ा सवाल है। गजा तो ध्वस्त हो गया है। बिल्कुल। तो हमास इतने दबाव में क्यों आ गया? और हमास इतने दबाव में आ गया तो ऐसी कौन सी ताकत थी जो कि सिपह सालारी करने की गजा के लिए तैयार हो गई? ये समूचा मसला जैसे जैसे उलझता जा रहा है। अब आप देखिएगा कि हमास ने जो इजरायली सैनिकों पर हमले किए तो उसने कहा कि हमने नहीं किए। अब हमास को आप गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि फिलिस्तीन में बहुत सारे ऐसे समूह हैं जो हमास के प्रतिद्वंदी है, जो हमास को कमजोर करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जो गजा की सियासत है उसको कैप्चर करना चाहते हैं, इवन उसमें फतेह भी है। और कई ऐसे ग्रुप है जो इसराइल ने खुद तैयार किए वहां। जी बिल्कुल। तो देखिए, आप हमास की बात को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर ये 20 सूत्रीय प्लान ट्रंप का सक्सेसफुल कैसे होगा? तो अब इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल ने हमला कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि हमास ने संधि वार्ता तोड़ी, तो हमास ने तो मना कर दिया कि भाई हमने हमला किया ही नहीं। तो दरअसल बात यह है कि इजराइल इतना बेलगाम है और हमास और इजराइल के बीच इतना अविश्वास है कि आपको इस अविश्वास की खाई पाटने में बहुत समय लगेगा। और अफसोसजनक यह भी है कि यदि ये खाई दूर नहीं हुई तो फिलिस्तीन के लोग मारे जाएंगे, गजा के लोग मारे जाएंगे। और आप देखिएगा कि अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ, कम से कम वहां के लोग आराम से खाना तो खा लेते। कम से कम उत्तरी गजा से लेकर दक्षिण गजा तक के जो लोग हैं जिनके आंखों में शांति की उम्मीदें थी, जो अपनी विध्वंस हो चुकी झोपड़ियों के पीछे दौड़ रहे थे, वो वहां पर कुछ पाना चाहते थे, वो बसना चाहते थे, वो ट्रंप को धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन वो सब नेस्तनाबूद हो गया है। एक बार फिर नेतन्याहू ने वहां पर हमला कर दिया है, हमास मना कर रहा है। कुल मिलाकर यह जो गजा की स्थिति है ये बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। बारूद जब भी फट रहा है तो वहां के लोग मारे जा रहे हैं। और ऐसे में विश्व समुदाय को यह देखना पड़ेगा कि या तो आप हमास, देखिए आप हमास के डर से न तो दुनिया के जो देश है वो तो अपनी सेना को वहां पर भेजना चाहते हैं, नहीं आप हमास पर विश्वास करना चाहते हैं। आप हमास पर विश्वास मत कीजिए, आप फिलिस्तीनियों पर तो विश्वास कीजिए। और फिलिस्तीनियों पर विश्वास कैसे करेंगे? फिलिस्तीनियों पर यदि आप विश्वास भी करते हैं तो क्या फिलिस्तीनियों के विश्वास से शांति स्थापित हो जाएगी जब तक कि आप बेलगाम नेतन्याहू को रोकते नहीं है? तो कुल मिलाकर जो हालात है वो बहुत खराब है, वो भी बहुत खराब है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। शिवाजी सरकार जी, जिस तरह से ब्रह्मदीप जी कह रहे हैं कि पहला काम तो कि इसराइल को लगाम लगाया जाए, इसीलिए जो है यहाँ पर कुशनर भी हैं और जेडी वेंस भी आए हैं। और
अमेरिका में खासकर ट्रंप की पॉलिसीज पर लोग कहते हैं कि भरोसा नहीं, लेकिन अब ट्रंप को भरोसा नहीं कि इजराइल क्या करेगा। अभी कतर के अमीर ने यही कहा कि यह नस्लकुशी है, जोनोसाइड है, जिस तरह का टर्म यूज किया है। तो क्या इस पे अब जो इंटरनेशनल इदारे हैं इस मामले में कुछ करेंगे कार्रवाई? आपका कहना सही है कि जेनोसाइड जी, नस्लकुशी ही, क्योंकि जंगबंदी के बाद भी कर रहा है, वो जंगबंदी के बाद भी कर रहा है। जी हाँ, जंगबंदी हमास ने माना, इजराइल ने क्या माना? हमास तो पहले भी नहीं लड़ रहा था, लड़ तो सिर्फ इजराइल अकेले ही लड़ रहा है, अकेले ही बमबारी किया। एक साल में ऑफिशियली 67,000 लोगों को मार डाला जी, और भी कितने मारे गए इसका अंदाजा नहीं है जी। तो इजराइल तो देखिए, इजराइल ही नहीं, ट्रंप की जो कंपनी है वो भी चाहती है गाजा पट्टी खाली हो जाए। वो चाहती है जैसे नोएडा में अब नया एक ट्रंप टावर बन रहा है, वैसे वहां पे ट्रंप रिसोर्ट्स बने और ट्रंप पैसे कमाए, गाजा के लोग जिए या मरेगी तो गाया के लोगों की बात, उनके लिए किसी को हमदर्दी नहीं जी। और ट्रंप जो है, जो कुछ भी उन्होंने गारंटी दी थी, अब आज जो है कायदे से उनको चाहिए कि उस गारंटी पर अमल कराएं। वो क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि इजराइल ने कहा है हमें आपकी गारंटी से क्या मतलब है, आप अपना रिसोर्ट बनाइए, पैसे कमाइए, हम आपकी मदद करेंगे। और दूसरी चीज जो है, बात ये हो रही है कि लेकिन फिर अरबों के भरोसे का क्या होगा? अरब ममालिक ने जो भरोसा किया ट्रंप की पॉलिसीज पर, 20 पीस प्लान पर, तो वो धरे का धरा रह जाएगा। फिर ट्रंप क्या जवाब देंगे अरबों को गजा को लेकर? अरबों के लिए ट्रंप को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अरब लोग जो हैं सारे अमेरिका पर डिपेंडेंट है उनके प्रोटेक्शन के लिए। वो चाहे पैलेस के प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तानी कर रहे हैं, और बाकी जो प्रोटेक्शन है वो अलग अलग मुल्क में, सऊदी अरबिया में हो चाहे कतर में हो, अमेरिका कर रही है। तो अरब मुल्कों को इस पर फिक्र नहीं है कि हमास के साथ क्या हो रहा है या फिलिस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। वो अपनी जिंदगी बिताने के लगे हुए, अपने काम करने के लगे हुए हैं। ट्रंप ने कहा, उन्होंने कागज पे कह दिया, मान लिया उन्होंने, तो उसके आगे जो है आपने कभी आज तक देखा है अरब के लोगों ने किसी भी हालत में कहीं भी इनके साथ खड़े हुए हमास के साथ? हाँ, पूरी जंग में कहीं दिखाई नहीं दिया। बहुत जो हुदीज ने किया है बस उतना ही किया है। हुदी जो है वो ईरान के सपोर्ट के साथ उन्होंने किया, पर अरब के किसी मुल्क ने नहीं किया है। कतर जो है, हाँ ये जरूर है कि वो नेगोशिएशंस करवा रहा है, पर कोई भी अरब मुल्क जो है सामने आके तो लड़ने को तैयार नहीं है इजराइल। अभी भी कतर के अमीर नहीं बोला है कि इजराइल अभी जेनोसाइड ही कर रहा है, जंगबंदी का मतलब क्या रह गया? वो उसने सख्ती बरती है, आज बहुत सख्त बयान दिया है। बेशक, पर वो भी जब उनके यहाँ खुद इजराइल ने आके हमला किया तो हाँ, क्या हाँ, किया? हाँ। तो ये है कि अरब लोग जो है डरे हुए हैं और वो हमास से परेशान तो हैं, पर खुल के हमास के खिलाफ भी नहीं जा सकते। ये भी उनके साथ एक डिप्लोमेटिक परेशानी है, और इसलिए जो है अगर हम जो चाह रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसीज करें, यूएन एजेंसीज करें, वो कैसे करेंगे? अमेरिका उनको किसी को करने नहीं दे रहा है, और अमेरिका के दबाव में जो है तमाम मुल्क हैं, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनका नाम हमें लेना नहीं चाहिए जी, पर वो मुल्क भी उनके साथ, इजराइल के साथ है, वो भी फिलिस्तीनियों के साथ नहीं है। जो फिलिस्तीनियों के साथ पहले दूसरे मुल्कों से एक अच्छे ताल्लुकात थे, वो उनके साथ अब वो नहीं रह गए हैं। वो भी इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल ने उनसे कहा है कि आप हमारे बंदरगाह ले लीजिए, आप हमारे और सारी फैक्ट्रीज ले लीजिए, जमीन ले लीजिए, आप यहाँ आके बिजनेस करिए, आप मैरीटाइम रूट बनाइए। तो ये सारी चीजें जो लालच दिया गया है, उसके चक्कर में तमाम मुल्क जो है जी वो फिलिस्तीनियों के साथ हैं। फिलिस्तीनी पावर में तो है नहीं, इसलिए फिलिस्तीनियों से तो उनको कुछ मिलना नहीं है। बिल्कुल। इसलिए जो है आज पूरा वर्ल्ड जो है कुछ बिजनेस ग्रुप्स चला रहे हैं, जो हाँ ट्रंप का ग्रुप। अरब चाहते हैं कि इजराइल हमारी सरहदों तक ना पहुंचे सीधे तौर पर। हमारी सरहदों से बहुत दूर नहीं है, ये मैं बता दूं लड़ाई। हाँ, ये अगर आप ईरान तक जब लड़ाई पहुंच चुकी है, ईरान से हमारी सरहद बहुत दूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे सरहद के बहुत आसपास ये लड़ाई चल रही है, और पाकिस्तान जिस तरह से आज पहले भी रहा है, कोई नई बात नहीं है जी, अमेरिका के साथ है और अमेरिका का साथ दे रहा है,
उस पे अगर हम देखें, हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। ठीक। और इसलिए जो है हिंदुस्तान की जो आपने बात की, अगर हिंदुस्तान उतना चौकन्ना है या नहीं हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो हिंदुस्तान की सरकार जानती हो। जी बिल्कुल। पर ये सारी चीजें जो है एक ही चीज को बताती है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प कई बार सीधे सीधे कह भी चुके हैं कि हिंदुस्तान हमारा अगला टारगेट है। वो टारगेट टैरिफ से ही नहीं होगा, टैरिफ के आगे वो क्या करेगा अभी हमें नहीं मालूम। बिल्कुल। तो इसलिए हिंदुस्तान को बहुत सोच समझ के सारे काम करने। ठीक ठीक। ब्रह्मदीप जी, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अरब ममालिक जब वक्त आता है तो सिर्फ जबान हिला लेते हैं। अभी कतर के अमीर ने ही सिर्फ कहा है कि साहब इजराइल अभी भी यही जेनोसाइड वाली हरकतें कर रहा है, इस पर रुकावट डालें। जेड एवेंस वहाँ पर हैं इजराइल में, कुशनर वहाँ पर हैं, उनके दामाद वहाँ पर है। तो क्या ट्रंप के प्लान पर इजराइल पानी फेरता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका का पूरा दबाव इस वक्त इजराइल पर है? देखिए, जो इजराइल और ट्रंप है वो इस्लामिक दुनिया में जो टकराव है या जो शिया सुन्नी विवाद है जी, उसको भड़काते हैं, और भड़काने के साथ साथ जैसा भी अपना प्रभाव है वो बनाए रखते हैं। अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंध, या पाकिस्तान और सऊदी अरब की रणनीतिक भागीदारी करवा दी, अमेरिका ने करवा दी, और ये भागीदारी ईरान के खिलाफ नजर आती है। भारत का तो कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब आपने एक बार फिर शिया सुन्नी विवाद को भड़का दिया। तो ये जो अरब के मुमालिक हैं जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं इस्लामिक दुनिया के, ये इस्लामिक दुनिया के रहनुमा तब तक नहीं हो सकते जब तक कि शिया सुन्नी विवाद खत्म हो नहीं जाता। आप देखिएगा कि हमास को लेकर सऊदी अरब का सऊदी अरब प्रतिबंधित कर रखा है हमास को। सऊदी अरब ने, संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिबंधित कर रखा है। कतर ने अपने यहाँ पर जमीन, कतर ने काफी कुछ किया है वहां पर फिलिस्तीनियों के लिए, लेकिन वो भी कोई हमास के लिए सिर पर कफन बांधकर कोई खड़ा नहीं हो जाता। और अरब देशों में कोई भी मुमालिक ऐसा नजर आता ही नहीं जो कि हमास के पक्ष में बस हिजबुल्लाह नजर आता था और थोड़े बहुत हुती नजर आते हैं। तो ट्रंप इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस्लामिक दुनिया में जो टकराव है, शिया सुन्नी विवाद है, उसका फायदा कैसे लिया जाता है। तो जो रूस है वो ईरान जैसे देशों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और जो अमेरिका है वो सऊदी अरब और यूएई के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो ऐसे में जब तक इस्लामिक दुनिया या ओआईसी मिलकर यह तय नहीं कर लेते कि तमाम इस्लामिक जो मुमालिक है वो इकट्ठे हो, वह इजराइल पर दबाव डाले, और यदि 57, आप सोचिए 57 राष्ट्र यदि मिल जाए इजराइल पर एक जुबान से दबाव डाला जाए, तो क्या अमेरिका, क्या रसिया, कोई दुनिया की कोई भी ताकत बोल नहीं सकती। बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब देखिएगा तो क्या ब्रह्मदीप जी, क्या लगता है कि इजराइल पर अमेरिका अब दबाव डालने के लिए संजीदा है? जिस तरह से जेड एवेंस और ट्रंप के वहाँ पर लोग वहाँ पर मौजूद हैं, इजराइल के दौरे पर हैं इस वक्त, तो क्या लगता है अमेरिका वाकई नेतन्याहू को मुआहदे पर ये कायम रखने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक सिर्फ अलामती दबाव है कि भाई हम आ रहे हैं, हमारी बात सुन लो? फिर कमांड सेंटर भी बन रहा है वहां पर। नहीं, देखिए, अमेरिका यदि दबाव डालना चाहता इजराइल पर, या यूरोप के जो लोग, यूरोप के देश बहुत सारे आंसू बहाते हैं। आप जर्मनी को ले ले, फ्रांस को ले ले, इंग्लैंड को ले ले, ये आंसू तो बहाते हैं, लेकिन क्या इन्होंने इजराइल की कंपनियों पर अभी तक प्रतिबंध लगाया है? नहीं लगाया है। मतलब इनके बगुले के आंसू है ये। और आप जहां तक अमेरिका का सवाल है, तो अमेरिका इजराइल को मजबूत रख के ही मध्य पूर्व में संघर्ष को भड़काता है, और यह संघर्ष जब तक होता रहेगा अमेरिका मजबूत होता रहेगा। यदि मध्य पूर्व में शांति स्थापित हो गई तो फिर यूरोप का मुस्कुराना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो अरब मुमालिक है उनके पास तेल है, वो अपने यहाँ पर परेशानी हो जाएगी। लेकिन आप सीरिया को ले ले, लेबनान को ले ले, आप उत्तर अफ्रीका तक चले जाएं, ठीक है, आप यमन को ले ले, यहाँ पर तेल की कमी नहीं है, यहाँ पर खनिज संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन इन देशों में भूखमरी है, इन देशों में कबीले एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ट्रंप इन बात का बखूबी फायदा उठा रहे हैं। और आप सोचिएगा कि अमेरिका का एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष जो लोग मर चुके हैं, हजारों की तादाद में जो लोग आंसू बहा रहे हैं, जिनके लाखों के पते नहीं है, उन स्थानों पर जाकर ट्रंप होटल खोलना चाहते हैं। मतलब उस आदमी के ख्वाब के बारे में तौबा तौबा की जा सकती है। तो ट्रंप से आप कोई भी आशा नहीं, यानी इस वक्त गाजा में सिर्फ ट्रंप अपने प्लान के लिए अपनी फौज को भेज रहे हैं, कमांड सेंटर का मतलब यही है। जी बिल्कुल, देखिए, उनके प्लान पूरी तरीके से सामने है, वो पूरा कर भी रहे हैं।
उन्होंने सऊदी अरब को भी हथियार बांट दिए, उन्होंने यूएई को भी हथियार बांट दिए। और जो टेक्नोलॉजी वो किसकी है? अमेरिका की है। तो आपने अरबों रुपए के हथियार खरीद लिए और यदि आप अमेरिका की खिलाफत करते हैं तो आपकी टेक्नोलॉजी का क्या होगा? हाँ। तो अमेरिका यदि सऊदी अरब और यूएई दबाव में है तो फिर इस्लामिक दुनिया में और किसी की अहमियत क्या है इन दोनों देशों के? क्या टर्की तो भूखमरी का शिकार है, टर्की के पास पैसा नहीं है, मिस्र के हालात खराब है, पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहेंगे, इंडोनेशिया के बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये ममालिक ऐसे नहीं है जिनमें दमखम हो। हाँ। दमखम है सऊदी अरब, यूएई और कतर में। इन देशों के पास पैसा है, लेकिन ये जो देश है ये ट्रंप के साथ खड़े हुए और जो ट्रंप है वो इजराइल के साथ खड़े हुए। हाँ। तो कुल मिलाकर जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के लोगों का जो ख्वाब है आजाद फिलिस्तीन का, वो कैसे पूरा होगा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि अब जो देश है, विकासशील देश है, खासकर इस्लामिक आप मान ले या दूसरे विकासशील देश है, जैसे आप दक्षिण अफ्रीका को भी ले लें, ऐसे देश यदि फिलिस्तीन में चाहते हैं तो उनको निरपेक्ष देशों के किसी संगठन की ओर देखना चाहिए। ये लोग तीसरी दुनिया की ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि निरपेक्ष देश है, यदि वो एक मत हो जाते तो उन्होंने तृतीय वर्ल्ड वार को रोका है। तो इन देशों की तरफ क्यों नहीं देख रहे? और सबसे अफसोसजनक बात यह भी है कि हमास तय नहीं करता रहे। यदि हमास को वहां पर बने रहना है गजा में, तो गजा के लोगों की बेहतरी के लिए कुछ करना पड़ेगा। आज आप हथियार डाल देंगे तो कम से कम एक राजनीतिक दल की तरह तो व्यवहार कीजिए, राजनीतिक दल की तरह तो उनका नेतृत्व कीजिए। तो हमास को अपना स्टैंड तय करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि हमास भी गुमराह है, हमास तय कर नहीं पा रहा है। और यही कारण है कि जो फिलिस्तीन या जो गजा के जो विभिन्न इलाके यहाँ पर लड़ाई छिड़ गई है। यदि हमास की देखिए ये कितनी गैर जवाबदेही है कि जैसे ही शांति समझौता हुआ तो उन्होंने हमास की खिलाफत करने वाले लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। तो इससे ट्रंप को आपने मौका दे दिया, इससे आपने नेतन्याहू को मौका दे दिया, इससे आपने मोसाद मौका दे दिया। मतलब आप मोसाद को मौका दे रहे हैं कि हमास के खिलाफ लोगों को वो खड़ा कर सके। तो ऐसे में हमास वहां के लोगों को एक नहीं कर पाएगा। या तो हमास को फतेह के हाथ में जो गजा की सरबराही भी दे देना चाहिए या फिर वहां से सत्ता से हट जाना चाहिए। बिल्कुल शिवाजी सरकार जी, जिस तरह से हमास इस वक्त अभी कुछ समझ नहीं पा रहा, लेकिन एक कमांड सेंटर गजा में बनाने की तैयारी है, क्या ये सियासी या इमदाद के लिए है या सियासी और फौजी इंतजाम के लिए? गजा में बैरूनी फौज कबूल नहीं है, हमास ने यह भी कहा, और अमेरिका की जो फौज है इसका क्या मकसद है यहाँ पर कि गजा में एक तरह से मदाखलत की तैयारी है पूरी तरह से? आप जो कह रहे हैं देखता ऐसा ही है कि मदाखलत की ही कोशिश है। क्योंकि हमास इसीलिए देखिए हमास के साथ कई तरह की परेशानी, हमास का लीडरशिप का लॉस हुआ है, हमास के पास इस वक्त आर्म्स कोई खास है नहीं, हमास का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था जो उन्होंने काफी सालों से बनाया था वो टूट चुका है। और इन सारी चीजों को रातों रात जोड़ना, खास करके जब हमास इनको जोड़ने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि इजराइल उस पर फिर बमबारी करता है और हमास के जो है, जो फिलिस्तीन के लोगों को है, उसको भी भड़काने में, जो बात आप जिक्र कर रहे हैं जी, जो ब्रह्मदीप जी कर रहे हैं, उनको भड़काने में भी इजराइल का हाथ, ये हमें देख के चलना पड़ेगा, सोच के चलना पड़ेगा। दूसरी एक चीज और, बार बार हम सिर्फ ट्रंप का नाम लेते हैं। ये लड़ाई 2 साल पहले जब शुरू हुई थी जी, तब कौन हुकूमत में था? बिडेन थे जी जी। और ये जो कुछ भी हो रहा है, देखिए अमेरिका के पेंटागन की और कांग्रेशनल पॉलिसीज है, हाँ, और इसके तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। ये मत सोचिए कि ट्रंप है इसलिए हो रहा है और आज ट्रंप चला जाएगा तो ये सारी चीजें सुधर जाएगी, ऐसा नहीं है। अमेरिकी पॉलिसी और अमेरिकी पॉलिसी को यहूदी लोग लॉबिंग करते हैं में होती जी। तो ये जो पर्सपेक्टिव पॉलिसीज है उसके हिसाब से अमेरिका की कोशिश ये है कि पूरा इजराइल का कब्जा रहे, वहां फिलिस्तीनी रहे ही ना, क्योंकि इजराइल को अमेरिका अपना एक एक्सटेंडेड पोस्ट की तरह देखता है। और उसकी लड़ाई जो है अभी खत्म नहीं हुई मिडिल ईस्ट में। बाकी सीरिया, लेबनान, ये सारी चीजें भले ही कब्जे में आ जाए, उनके कंट्रोल में आ जाए, इराक आ जाए, पर अभी तक
ईरान नहीं आया। हाँ। और ईरान के अभी भी जो ताल्लुकात यमन वगैरह में हैं और भी मुल्कों में हैं जी। और कहीं ना कहीं आपके हमास के साथ भी उनकी हमदर्दी जो है वो किसी भी हालत में अमेरिका नहीं जाएगा। और इसलिए अमेरिका की कोशिश होगी ईरान को खत्म करने से पहले इन सबको पहले खत्म किया जाए। और आप दूसरी बात की मलेशिया इस लड़ाई में क्यों आएगा? उनका अरब मुल्क से क्या ताल्लुकात है? एक इस्लामिक मुल्क है, वहां के लोग इस्लाम मानते हैं, इतना ही तो है। जी। वो क्यों जाएगा? OIC का भले ही वो अपना मेंबर हो और उसको इस लड़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना उस लड़ाई में उलझना चाहेगा जी। बेवजह वो क्यों उलझे? या फिर अमेरिका इजराइल अपने मतलब को पूरा करने के लिए ये जंगबंदी करवाकर अपना काम कर रहे हैं सीधे तौर पर। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रह्मदीप जी, एक चीज और है, WFP अभी कह रहा है कि साहब जंगबंदी हो गई है, लोगों को खाना चाहिए, भूख के लोग हैं, उनको जिंदा रहना है। 2000 टन का जो है निशाना था उससे कम पहुंच रहा है, 660 ट्रक कम से कम पहुंचने थे, अभी 300 ही पहुंच रहे हैं। तो क्या फिर वही भूखमरी वाला माहौल बनाया जा रहा है ताकि भूख के जरिए इनको मार दिया जाए? क्रॉसिंग पॉइंट्स खोले नहीं जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इजराइल ऐसा ही चाहता है, वहां पर आना चाहिए, लेकिन आप 150 टन बम गिरा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप फिलिस्तीनियों को मारना चाहते हैं, इसका मतलब कि आप गजा वालों को मारना चाहते हैं। और इजराइल सक्सेस हो गया है क्योंकि इसके जो लोग बंधक थे उनको उसने छुड़वा लिया है जी। और अब जो बची कुछ है, जो 15-16 जो लाशें हैं, उनको पाने के नाम पर इजराइल जो है जो जिंदा लोगों को दफनाने पर तुला हुआ है। तो इजराइल की जवाबदेही तय होना चाहिए जी। इजराइल की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इजराइल की जवाबदेही तय करेगा कौन? और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ट्रंप ने अभी हाल ही में एक बयान दिया, वो हमास को धमका रहे हैं। हाँ। जब वहां पर इतनी इमारतें गिर गई है, इमारतें जमींदोज हो गई है, तो वहां पर लाशों को ढूंढने के लिए आपको समय तो चाहिए। बिल्कुल। और ऐसा कोई हमास के पास कोई ऐसा जादू नहीं है कि लाशों को जमीन से निकाल कर दे दे। तो कुछ है ही नहीं इस तरह से। हमास तो बिल्कुल पूरी तरह से बेबस हो चुका है, बल्कि सारे फलस्तीनी बेबस हैं इस वक्त। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इजराइल पर दबाव बनेगा। अमेरिका क्या वाकई इजराइल के दौरे पर है? अमेरिका की टीम या ट्रंप की टीम, चाहे वो JD Vance हो, कोस्टर हो, क्या इजराइल पर यह दबाव बना पाएंगे और इस जंगबंदी पर कायम रखने में कितना वो मददगार साबित होंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप दोनों का बेहद शुक्रिया इस पूरे इशू पर बात करने के लिए। बियॉन्ड बॉर्डर्स में फिलहाल इतना ही। आदाब।